गुड इवनिंग विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़े, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। आज हम लोग एपिसोड नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है, आईसीआर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, उनका डिस्कशन जो है चल रहा है इस समय। ठीक है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, और खास बात यह है कि सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। प्रियंका गौतम जय हिंद, आदित्य कुमार, AK राजपूत, आकाश राणा, शिल्पी देवी, गुड़िया चौधरी, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते सभी को। सबा ऐसा, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोग जुड़ते जाइए। जानवी नमस्ते, आंचल पटेल, अंकित वर्मा, प्रतिज्ञा त्रिपाठी, जय हिंद। सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, यश उपाध्याय, विवेक चौहान, गुड इवनिंग, अनुष्का नमस्ते, दीपक मौर्य, गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, थोड़ा सा तेजी से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, वेक्टर एनालिसिस का ये क्वेश्चन है, या आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का भी समझ सकते हैं। दोनों चैप्टर से ये लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके सामने क्या है, वैसे बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर ही याद होगा, जो ऑफलाइन वाले होंगे उनको सबको उत्तर ही याद होगा। ठीक है, यहां पर लिखा है दो एक समान बल, प्रत्येक की वैल्यू P है ना, दोनों बल का परिमाण P है, किसी बिंदु पर परस्पर 120 अंश के कोण पर लगाए जाते हैं, तो उनका परिणामी बल क्या होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको उत्तर याद होगा। तो बच्चों यहां पर एक चीज समझ लो, जैसे कोई पॉइंट है O और यहां पर कोई बल मान लो एक F1 काम कर रहा है और दूसरा बल ये मान लो F2 काम कर रहा है। ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। इनका जो परिणामी बल होता है F, परिणामी बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। 2F1 F2 कॉस थीटा होता है अगर दो बल एक दूसरे पर थीटा कोण पे काम करें। जैसे एक बल F1 है, दूसरा बल F2 है, दोनों बल एक दूसरे पर कितना कोण पे काम करते हैं, थीटा कोण पे काम करते हैं। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होता है F, उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है। 2F1 F2 कॉस थीटा होता है। चलिए, नितेश कुमार मौर्य, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, F1 की वैल्यू P है और F2 की वैल्यू P है ना, और थीटा का मान 120 अंश है। तो क्या होगा, अंडर रूट यहां पर क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, 2P इंटू P, 2P स्क्वायर कॉस 120 अंश का मान क्या होगा, -1/2 होगा। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कैंसिल, तो P स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, P आएगा, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, C। आंसर यहां पर होगा C। ठीक है, प्रतीक्षा पांडे, गुड इवनिंग, कुलदीप यादव, राम राम, आकृति कटियार, हेलो, शिल्पी देवी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नितेश कुमार मौर्य, गुड इवनिंग। चलिए, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। कुछ बातें और हम आपको बता दें, जैसे मान लो सेम बल हो और 120 अंश का कोण हो, तब तो रिजल्टेंट वही होता है। जैसे मान लो P, पहला बल P है और दूसरा बल P है, और इन दोनों बलों के बीच का कोण अगर 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट याद रखिएगा P आता है। ठीक है, और सुनो, अगर दोनों बल P है, दोनों बलों के परिमाण P है और थीटा की वैल्यू अगर बच्चों 60 डिग्री है, तो इनका परिणामी जो आएगा वो P√3 आएगा। इसी प्रकार से सेम बल हो और थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो इनका परिणामी क्या आएगा, P√2 आएगा। तो ये आप याद रखिए, कई जगह इनका काम भी लगेगा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, है ना। अगर समान परिमाण के दो बल
पी मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अगर 120 डिग्री एंगल पे काम करते हैं तो उनका रिजल्ट वही आता है। किस फार्मूले से निकाला गया? √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा से। ठीक है, सेम परिमाण के दो बल 60 डिग्री एंगल पे अगर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? p√3 होगा। अगर पी सेम मैग्नीट्यूड के दो बल अगर 90 डिग्री पर काम करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा? p√2 होगा। अमित कुमार, विजय बघेल, चलिए स्वागत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए भाई दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर एनालिसिस का ही सवाल है। एक चीज समझ लेना, जैसे मान लो एक वेक्टर बच्चों ये ए है, ठीक, और ये मान लो दूसरा वेक्टर आपके सामने बी है। दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में, सबसे बड़ी बात, दोनों वेक्टर क्या इसी बोर्ड के प्लेन में ही तो है। दोनों ही वेक्टर्स किस प्लेन में है? इसी बोर्ड के प्लेन में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता ना, ये रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये जो रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है ये भी उसी प्लेन में होगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तीनों वेक्टर इसी बोर्ड के प्लेन में है। ये जो बोर्ड है ना, इसी बोर्ड के प्लेन में, इनको कोप्लेनर कहेंगे। अब जो ए क्रॉस बी की दिशा होती है, राइट हैंड रूल से हम लोग इस तरीके से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा। तो बच्चों ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा जाए तो ऐसे जिस डायरेक्शन में हमने मार्कर रखा है, ये बाहर की ओर ए क्रॉस बी आएगा और बी क्रॉस ए कहां जाएगा? अंदर की ओर जाएगा, है ना। तो चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, दोनों ही वेक्टर्स ए पर भी परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही वेक्टर्स बी पर भी परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही वेक्टर्स ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होता है, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, है ना। मतलब जिस तल में दोनों सदिश लिए गए होते हैं उसी तल के लंबवत ए क्रॉस बी भी होता है, उसी तल के लंबवत बी क्रॉस ए होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर ए पे लंबवत होगा, है ना। ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किस पर? वेक्टर ए पर। इसी प्रकार से बी क्रॉस ए भी लंबवत होगा वेक्टर ए पर। ए क्रॉस बी वेक्टर बी पे भी लंबवत हो जाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर ए पे लंबवत हो जाएगा, है ना। और ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। काफी बच्चे आंसर बता दिए हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, या हम कह दे बी क्रॉस ए वेक्टर लंबवत है किस पर? वेक्टर ए पर। तो अगर ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, इसका इससे डॉट क्या होगा? 0। मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी क्रॉस ए से डॉट जब लोगे तो विद्यार्थियों आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पर पूछा गया था तो आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछते कि भाई बी क्रॉस ए का वेक्टर बी से डॉट क्या होगा? वेक्टर बी से डॉट क्या होगा? तो भी आंसर क्या होता? 0। अगर हम कहते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, अगर आपसे कहा जाता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से डॉट क्या होगा, तो ये भी आंसर क्या आता? 0। क्योंकि ये ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, ये दोनों ही वेक्टर्स ए पर परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर होते हैं, ए प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो बारी बारी से ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का, वेक्टर ए से, वेक्टर बी से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से डॉट क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। नमन सिंह राधे राधे, अभय मिश्रा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पर बच्चों कोई एक वेक्टर दिया गया P, ठीक है, वह एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से अल्फा बीटा एंगल कोण बनाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है विद्यार्थियों, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये कोई वेक्टर आपको दिया गया P और P वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं,
दिया गया वेक्टर जो p है वो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, y एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं, और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको गामा कहते हैं। ठीक है, वेक्टर p x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा, y एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको बीटा, और z एक्सिस से जो कोण बनाएगा उसको गामा। इसमें बच्चों जो cos ऑफ अल्फा होता है या जो cos ऑफ बीटा होता है या जो cos ऑफ गामा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं? इनको डायरेक्शन कोसाइन इनको दिक् कोज्जाएं कहते हैं। हर एक पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, ध्यान रखना। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इसका मान बच्चों 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख लें? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखें, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो बच्चों ये 1 से 1 कट जाएगा, इस तरफ बचेगा 2, और ये माइनस वाले जो है उस तरफ ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ जाएगा? 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा? 2, है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ए वाले गलत है, आंसर होगा यहां पर सी ऑप्शन होगा। जितने लोग सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा है एक व्यक्ति सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर 2 कंडीशन है। अगर मान लो दूरी सेम दिया गया हो, a से b तक की जो आधी दूरी है, अगर आधी दूरी v1 वेग से और अगली आधी दूरी v2 वेग से, जब ये डिस्टेंसेस इक्वल हो तो औसत चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है? 2 बराबर दूरियां हैं, यहां पर 2/1/v1 प्लस 1/v2 किया जाता है, मतलब हार्मोनिक मीन लिया जाता है। इसको सॉल्व करोगे 2v1 v2/v1 प्लस v2 आ जाएगा। जब 2 बराबर दूरियां दी जाएं, जैसे ये दूरी और ये दूरी क्या इक्वल है, जब 2 इक्वल दूरियां होंगी तो यहां पर 2 लिखा जाएगा, 3 इक्वल डिस्टेंसेस होंगी ऊपर 3 लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर टाइम इक्वल है, दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, अगर समय इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए से बी तक की दूरी का कुछ पोर्शन मान लो x1 v1 स्पीड से जितने समय में ट्रेवल करता है उतने समय में बची हुई दूरी को v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। जब ये बच्चों टाइम इक्वल हो तो एवरेज स्पीड जो निकाला जाएगा ना, वो अरिथमेटिक मीन निकाला जाएगा। अरिथमेटिक मीन होगा v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के जब डिस्टेंसेस इक्वल हो, जैसे मान लो 2 बराबर दूरियां दी गई हो तो 2 पर ऊपर लिखना 2/1/v1 प्लस 1/v2। ऊपर अगर 3 बराबर दूरियां दिया गया हो तो ऊपर लिखना 3 पूरे का अपान 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 कर देना, है ना। लेकिन जब टाइम इक्वल हो तब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। v1 प्लस v2/2 हो जाएगा। अगर 3 इक्वल टाइम दिया गया हो, v1 प्लस v2 प्लस v3/3 हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। समांतर माध्य से आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन है नंबर 5। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। बॉडी अपनी मोशन को विराम से स्टार्ट करती है और विराम से प्रारंभ करती, तो जानते हो u बराबर क्या होगा? 0 होगा। चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात
चौथा सेकंड और तीसरा सेकंड, इसका मतलब स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी, स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 और ये हो जाएगा 2t-1। स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेशल सेकंड, विशेष सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला ये होता है। u की वैल्यू बच्चों 0 है, यहां पर दूरी जो है डिपेंड करेगी किस पर, 2t-1 पर। दूरी किस पे डिपेंड करेगी, 2t-1 पर। अब चौथा सेकंड पहले कह रहा S4 बटा, फिर तीसरे सेकंड की बात किया गया S3, S4/S3 आपको बताना है चौथे सेकंड में चली गई दूरी बटा तीसरे सेकंड में चली गई दूरी। यहां जब 4 रखोगे 4 दूना 8 में से घटाओगे कितना आएगा 7, जब 3 रखोगे 3 दूना 6, 6 में से घटाओगे 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, 7/5, 7/5। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अमित कुमार, हर्ष गुप्ता, कुलदीप यादव, सबा ऐसा, रक्षक, प्रतिज्ञा, शिवराज कुमार, ठीक है, ए वाले बिल्कुल सही है। स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी आप लोगों को पता होना चाहिए, st बराबर u प्लस a/2 2t-1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। डोरी से बंधे पिंड की त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर v वेग से चल रहा कोई भी पार्टिकल है, वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा, सर्कल में घूम रहा है और v स्पीड से चल रहा, और पूछा गया है इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो यहां पर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानिए, है ना, ये केंद्र है, तो एक समान वृत्तीय गति में केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यहां पर पार्टिकल पहुंचेगा तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ऐसे हो जाएगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ऐसे होगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा। ये अभिकेंद्र त्वरण होता है और इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, इसे नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसे त्रिज्य त्वरण भी कह सकते हो, अभिलंब त्वरण भी कह सकते हो। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है AC बराबर होता है बच्चों v²/r, AC बराबर v²/r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। अभय मिश्रा कह रहे हैं एग्रीकल्चर का कोर्स कितने का है। बेटा जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो बता दिया जाएगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हूं कितने का है कितने का नहीं है, है ना, वो फॉर्म आने के बाद ही पता चल पाएगा जब यूपी कैडेट का फॉर्म आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों वृत्तीय गति दो तरीके की होती है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम वृत्तीय गति की बात करें अगर हम वृत्तीय गति की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक होता है यूसीएम, एक समान वृत्तीय गति, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल, इसमें अगर बात करें तो चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये चीजें कांस्टेंट बनी रहती हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम यानी संवेग हो गया और फोर्स हो गया, ये चीजें बदलता रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब चीजें बदलती हैं, केवल और केवल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी नहीं बदलती है। तो क्या पूछा गया इसमें कह रहा एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती, कौन सी नहीं रहती कांस्टेंट। देखो स्पीड रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती, मास रहता है, लेकिन जो मोमेंटम है वो चेंज होता रहता है, मोमेंटम बदलेगा और वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा, फोर्स भी चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बताइए। इस सवाल को देखेगा, दो वस्तुएं हैं, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। इसका मतलब m1 बराबर 4 किलोग्राम और m2 बराबर कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा। आर मूविंग विद सेम लीनियर मोमेंटा, मतलब P सेम है, लीनियर मोमेंटा क्या है, सेम है। तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता, अंडर रूट, ध्यान रखो, सॉरी, के बराबर p²/2m, के बराबर क्या होता है p²/2m होता है, या p बराबर अंडर रूट 2m के। यहां पर लीनियर मोमेंटम आप देख रहे हो सेम दिया गया, लीनियर मोमेंटम यहां पर सेम है, इससे मतलब नहीं है
टू से मतलब नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा, जो हल्की वस्तु होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जो भारी वस्तु होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो यम देख रहे हो, यहां से कह सकते हैं K1 अपान K2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपान M1। M2 अपान M1 हो जाएगा। M2 का मान 5 किलोग्राम है, M1 का मान 4 किलोग्राम है। 5/4, 5/4 ऑप्शन कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर डी ऑप्शन, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विजय बघेल का गलत है, यहां पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। K1 अपान K2 बराबर M2 अपान M1। M2 की जगह 5 है, M1 की जगह 4 है। ठीक, चलिए अगला सवाल बताइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि विस्थापन आरोपित बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य नहीं किया जाता। बिल्कुल ये बात तो इनकरेक्ट नहीं बल्कि करेक्ट लिखी हुई है। एफ कॉस थीटा, अगर बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा 90 बताओ वर्ग क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 0 होती है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ। इसके बाद अगला लिखा है, बल और विस्थापन वेक्टर के बीच का कोण अधिक कोण हो तो किया गया कार्य निगेटिव होता है। अगर बच्चों यहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए बट लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल थीटा 180 डिग्री रख दें ऑब्ट्यूज एंगल, अगर थीटा 180 डिग्री रखेंगे कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो अगर ऑब्ट्यूज होगा तो वर्ग निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है, ये भी स्टेटमेंट गलत सही लिखा है। घर्षण बल असंरक्षी बल है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये भी जो है सही लिखा हुआ है, ये भी बात सही लिखा है। लेकिन आपसे क्या रहा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट है, एक भी इनमें इनकरेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आप क्या कहोगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोगों ने डी आंसर बताया है बिल्कुल सही जवाब है, डी वालों का बिल्कुल सही है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस प्रकार का सवाल आईसीआर में 100% काफी सवाल ऐसे ही रहते हैं, काफी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिखेंगे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या है, एफ समानुपाती m1 m2 अपान आर स्क्वायर है ना, m1 m2 अपान आर स्क्वायर, एफ समानुपाती m1 m2 और एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। कह रहा जिसके के रूप में भी जाना जाता है, जिसे और किसके रूप में जाना जाता है, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ, वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए काफी बच्चों ने आंसर सही बताया है, सी ऑप्शन इनवर्स स्क्वायर रूल। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन इसका सी होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। सही है आंसर की गलत है ये भी बता दो। अगर सही लिखा है तो कौन सा ऑप्शन होगा ये भी बताइए फटाफट। काफी लोग जो है जी ऑप्शन मतलब लास्ट वाला बता रहे हैं, डी ऑप्शन, डी कई लोग बता दिए हैं। देखो यहां पर लिखा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या के 1/3 से अचानक सिकुड़कर कम हो जाती है, मतलब जो बाद की त्रिज्या है आर डैश मान लो, वो आर ई से पहले की त्रिज्या से आर ई से आर ई का 1/3 कम हो जाता है, आर ई माइनस आर ई बाई 3 हो जाता है ना। बाद की रेडियस
कितनी हो जाती है, पहले की रेडियस जितनी थी उसमें से उसका 1/3 कम हो जाता है। ये पहले रेडियस कितनी थी, आरी, और इसी का 1/3 1/3 घट जाती है, आरी माइनस आरी बाई 3। तो न्यू रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, यहां पर 2RE/3 हो गया। ठीक है, अब चूंकि G बराबर होता कैपिटल GME/RE² होता है, जो रेडियस है वो कितना हो गया, 2/3 गुना। जब यहां 2/3 गुना करोगे ना, 2/3 का जब स्क्वायर करोगे तो नीचे 4/9 आएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 9/4G हो जाएगा। हाँ, इसको 1 - 1/3 कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो पहले जो गुरुत्वीय त्वरण था वो G था, G बराबर GME/RE² था भैया। बाद में गुरुत्वीय त्वरण मान लो G' हो गया, कैपिटल GME/RE की जगह क्या लिखोगे, यहां पर 2/3 RE लिखोगे का होल स्क्वायर। तो यहां पर विद्यार्थियों क्या होगा, GME/4/9, 9 ऊपर, और ये RE², इसको कहते हैं स्मॉल जी। तो कितना हो जाएगा, 9/4G हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 1/3 से घटी है, पहले रेडियस RE थी, बाद में क्या हुआ, RE माइनस RE/3, कितनी बची, 2/3 RE। वी नो दैट G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, तो नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2/3 का स्क्वायर, तो नीचे आएगा 4/9, 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। देखिए यहां पर ऊंचाई और गहराई की बात की गई है। पृथ्वी से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये h का मान दिया गया, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से नीचे d गहराई के समान हो तो d का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण G' बराबर G1 - 2h/RE होता है। h ऊंचाई पर, ये कब होता है, जब h का मान रेडियस ऑफ अर्थ से क्या हो, काफी कम हो। ठीक है, पृथ्वी की सतह से h हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो ये सूत्र होता है। ऐसा कब होता है, जब ये कंडीशन होती है कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तब होता है। और डेप्थ वाला जो फॉर्मूला होता है G' बराबर G1 - यहां पर D/RE, क्योंकि D डेप्थ कह रहा है h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही है जितना कि D गहराई में है। तो अब ये इससे मिल रहा 1 से 1 मिल रहा, RE से RE मिल रहा, तो बोलो D बराबर क्या होगा, 2h। ऑन कंपेयरिंग वी गेट D बराबर 2h, D बराबर 2h, और h का मान भैया 1 किलोमीटर दिया गया है। 1 किलोमीटर यहां रख दो, 2 × 1 कितना हो जाएगा, गहराई होगी 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसको याद भी रखना। देखो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही है जितनी d गहराई में है, तो d बराबर 2h याद रखें। h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही है जितनी कि d डेप्थ में है, तो d बराबर 2h हो जाएगा, d बराबर 2h। अगला बताइए, अगला बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर दें, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दें। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हाइट पर जाएंगे, अर्थ सरफेस पर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, और सुनो ये पृथ्वी का केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी RE है। अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पर चले जाएंगे, यहां पर जो G' का फॉर्मूला होता है, G पूरे का पान 1 + h/RE का होल स्क्वायर होता है ना। अब अगर h का मान RE रख दें तो G' का मान कितना हो जाता है, G/4 हो जाता है।
अगर यहाँ h की जगह 2re रख दे तो g डैश कितना हो जाता, g/9 हो जाता है, हो जाता कि नहीं। अर्थ सरफेस पर जब रहते तो g रहता है, ऊपर जब जा रहे हैं g/4 हो गया, g/9 हो गया, g/16 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, घटा। तो चाहे बच्चों पृथ्वी की सतह से हम हाइट पर जाएं, चाहे हम डेप्थ में जाएं, दोनों ही कंडीशन में स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह पर स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस से हाइट पर जाएं या डेप्थ में जाएं, स्मॉल जी डिक्रीज करता है। जो स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर होता है। यहां पर क्या होगा, घट जाएगा, ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी का मान घटेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर कोलिजन का सवाल दिया गया है। पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक। देखो भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, यहां पर अलगाव का आपेक्षिक वेग, अलगाव का आपेक्षिक वेग बटा अलगाव का आपेक्षिक वेग बटा पहुंच का आपेक्षिक वेग, पहुंच का आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दो रिलेटिव वेगों का अनुपात होता है। ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है, इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, देखो कोलिजन कोई भी हो, हर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब अगर संघट्ट प्रत्यास्थ है, अगर संघट्ट प्रत्यास्थ है तो ध्यान देना मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ये भी संरक्षित रहती है, ये भी कंजर्व रहती है, कंजर्व रहेगी। इलास्टिक कोलिजन अगर है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ध्यान देना इस बात को। और परफेक्टली पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट अगर है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। और पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट अगर है, पूर्ण अप्रत्यास्थ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। और जनरली अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें, अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो ई की वैल्यू बच्चों 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो बोलिए जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए सी, वेरी गुड, ये याद होना चाहिए सबको। सारी बातें जो हम बोल रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिए, परमानेंट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ऐसा जो है पिछले हमने एपिसोड में बताया था आपको, ठोस गोला। अब जैसे सॉलिड स्फीयर का नाम लिया गया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए k² r², ये कितना होगा 2/5। जैसे ही सॉलिड स्फीयर का नाम आए तुरंत k² r² की वैल्यू 2/5 आ जाना चाहिए। ये हाइट के आनत तल से, यहां पर बच्चों ध्यान देना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी ऊंचाई जो है h है, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। यहां से गोला रोल करता हुआ आता है और यहां पर बॉटम में पहुंचता है। तो पूछा गया कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, लुढ़कता हुआ अगर यहां पर बॉटम में पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। और कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, पिछले एपिसोड में बताया था, रोटेशनल गतिज ऊर्जा और ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा दोनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो यहां पर वेलोसिटी का जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब वो लुढ़कती हुई वस्तु जो है आनत तल के आधार पे पहुंचेगी, बॉटम में पहुंचेगी, तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगी, √2gh अपान 1 प्लस k² अपान r² होता है। प्यारे बच्चों ये फार्मूला याद रखो। अगर कोई वस्तु आनत तल पर लुढ़कती हुई बॉटम में पहुंचती है तो बॉटम में पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इतनी। अब चूंकि सॉलिड स्फीयर का नाम ले लिया गया है तो इसलिए k² अपान r² यहां पर 2/5 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2gh होल अपान 1 प्लस 2/5। 5 बच्चों ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/5 और 2 कितना 7, और ये हो जाएगा gh √10/7 gh। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, √10/7 gh हो जाएगा।
ये 12th की क्लास नहीं है, ये आईसीआर के लिए, यूपी कैडेट के लिए, सीयूईटी के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखिएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, किसी उपग्रह की ऊंचाई पर इसका परिक्रमण काल, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर इसका परिक्रमण काल क्या होगा। ऊंचाई जैसे मान लो ये पृथ्वी है ना, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है आरी, और यहां पर ये उपग्रह मान लो परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल आर कहते हैं, और अगर ये ऊंचाई एच मान लिया जाए तो स्मॉल आर बराबर होता है आर ई प्लस एच, स्मॉल आर बराबर होता है आर ई प्लस एच होता है ना। और ये भी जानते हो कि जो केपलर के लॉज है वो सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है, तो अगर सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो टी समानुपाती क्या होगा, आर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो टी समानुपाती आर को क्या लिख सकते हो, आर ई प्लस एच लिख सकते हो कि पावर 3/2 हो जाएगा। सवाल में बोला गया है ऊंचाई घटाया गया, क्या घटाया गया, ठीक है जल्दी से बताइए। काफी बच्चे, अखिलेश बी बता रहे हैं, अमित बी बता रहे हैं, फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। अंकित बी बता रहे हैं, बाकी लोग बताएं। मंजीत डी बता रहे हैं, मंजीत डी बता रहे हैं, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। विजय सी बता रहे हैं परिवर्तित होगा। किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर, जल्दी बताइए, ऊंचाई घटाने पर। गड़बड़ कर रहे हो भाई। देखो ऊंचाई अगर घटाओगे, उपग्रह की ऊंचाई अगर घटाओगे, ये एच का मान घटेगा तो टाइम घटेगा कि नहीं घटेगा। अगर ऊंचाई घटेगी तो दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। बढ़ना कैसे टिक कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर पूछा गया टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। अभिषेक सिंह बेटा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर 11th 12th बोर्ड, वहां पर आपको 12th की क्लास मिलेगी। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये बात आप समझ नहीं पाए। इधर देखो, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट अगर याद हो तो हमने फॉर्मूला डिराइव कराया था 2π/√GME, और यहां पर बच्चों था r की पावर 3/2। ठीक है, और r को आर ई प्लस एच लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड t बराबर 2π/√GME है ना, और इसको लिख सकते हैं आर ई प्लस एच की पावर 3/2। जब ऊंचाई को घटाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, ऊंचाई को घटाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाता है केपलर के नियम से, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। जब ऊंचाई घटाओगे तो दूरी नहीं घट जाएगी, और दूरी घटेगी तो टाइम भी घटेगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगली बात यहां पर कह रहा कि किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, √GME/r होता है। अब की हाइट घटाने पर ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ लिया, दोनों प्रश्न यहीं पर पूछ लिया गया है। देखो VO बराबर हो जाएगा √ और ये क्या हो जाएगा GME, और स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, RE प्लस एच। ठीक, अगर ये ऊंचाई घटाओगे ना, अगर ये ऊंचाई घटाओगे तो r घटेगा, और r घटेगा तो ऑर्बिटल वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर ऑर्बिटल वेग बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सॉन्ग RR बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। यहां पर ऊंचाई जब घटाओगे सैटेलाइट का तो r का मान घट जाएगा, और r का मान घटने से ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वैसे भी जानते हो केपलर का दूसरा नियम कहता है
कि जब प्लैनेट सन के समीप आता है तो उसका वेग ज्यादा हो जाता है, और जब दूर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है ना। तो यहां पर जब पास आ जा रहा है, जब ऊंचाई घटा रहे हो, जब सैटेलाइट अर्थ के समीप आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल वेग उसका बढ़ेगा, ऑर्बिटल वेग बढ़ेगा। मोहित प्रजापति अब इतनी देर के बाद जो है लाइव आ रहे हैं, कल चेक किया जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद है अगला सवाल, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। किसी आदर्श गैस की दी गई मात्रा का दाब P, ताप T है, इसका समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बताइए। देखो एक चीज और समझ लो, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो 3 मॉडुलस होता है। एक होता है यंग मॉडुलस, ये सब लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना, जो बेसिक मैं बता रहा हूं सारा बेसिक पॉइंट मैं चेक करूंगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर बात करें तो 3 होता है, एक यंग मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इनके सबके नाम भी लिखे होने चाहिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये केवल ठोस के लिए होता है, ये भैया ठोस के लिए होता है केवल। लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए होता है। और अगर लिक्विड और गैस की बात करें तो लिक्विड और गैस के लिए केवल बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है, लिक्विड और गैस के लिए केवल बल्क मॉडुलस होता है। अगर गैस के लिए बात करें, अगर गैस के लिए बात करें तो बल्क मॉडुलस जो होता है 2 तरीके का होता है, एक आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है, एक एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है। गैसों की जो प्रत्यास्थता होती है 2 तरीके की होती है, एक होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, एक होता है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। ये प्रेशर P के बराबर होता है, और ये क्या होता है, गामा इंटू P के बराबर होता है, ये गामा इंटू P के बराबर होता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है वो ई थीटा होता है, उसको P के बराबर कहते हैं, और जो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है वो गामा P होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अनुष्का, अक्षत, अमित कुमार, आंचल, अभिषेक, चलिए काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का जवाब अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगला सवाल है, यहां पर कह रहा है ml-1 t-2 के द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती। तो ये भैया किसका किसका होता है, ये प्रतिबल का होता है, दाब का होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, और जो है एनर्जी डेंसिटी का होता है। तो दाब का भी यही है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, लेकिन ये इसका नहीं है, तो मात्रकहीन विमाहीन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, चलिए सी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल बताइए क्या है इसमें, यदि किसी एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए यंग मॉडुलस पर क्या असर पड़ेगा। देखो यंग मॉडुलस जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक है। तो जो यंग प्रत्यास्थता है ना तो mg पर डिपेंड करता है, ना तो लंबाई पर डिपेंड करेगा तार की, ना तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना तो सस्पेंडेड वेट पे डिपेंड करेगा, ना तो तार की लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस बात पर करेगा, केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और किसी बात पर डिपेंड तो क्या हो जाएगा, सेम। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। इसको बताइए। देखिए बर्नौली का थ्योरम तो जानते हो आप, बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम होता है। क्षैतिज नली के लिए बताएं, हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर बराबर होता है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ये होता है। ये क्या कहता है, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, अगर प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और अगर प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, है ना। तेरा वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना, दाब अचानक, बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे चला जाए
तो इसका मतलब प्रेशर अचानक फॉल कर गया। अगर प्रेशर अचानक फॉल कर गया तो इसका मतलब हवा का वेग अचानक बढ़ जाएगा, और अचानक अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुड़िया, अंकित, आदर्श, यस, चलिए वेरी गुड। प्रतिज्ञा, सभी का आ गया है। कुछ लोग जो है पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देखिएगा। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच लिक्विड, बताइए क्या आंसर है। देखो हमने कहा था ठोस की सतह के लिए घर्षण नाम यूज करते हैं, लेकिन द्रव की लेयर की बीच अगर बात करें, या गैस और गैस के लेयर के बीच बात करें, ठीक है, तो द्रव और गैसों के लिए विस्कोसिटी नाम यूज होता है, विस्कोसिटी नाम यूज किया जाता है। तो चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, श्यानता द्रव का कौन सा गुण है जिस गुण के कारण से क्या करता है, अपने विभिन्न भागों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, अपने समीपवर्ती अणुओं को धकेलता है, दूसरे अणुओं को आकर्षित करता है, चालक बन जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। विजय बघेल, रिंकी यादव, यश उपाध्याय, हर्ष गुप्ता, चलिए वेरी गुड, अनुष्का, अंकित, तो ए ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना। ठीक है, जब द्रव के परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला एक बल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे आंतरिक घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल। श्यान बल भी नॉन कंजर्वेटिव होता है, संपर्क बल होता है, नेचर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट है रेनॉल्ड संख्या का मान अधिक होता है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बताइए जरा, रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला बताएं कोई। रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है रो वी डी अपान ईटा, रो वी डी अपान ईटा। जल्दी बताए क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। प्रतिज्ञा, रक्षक, ए ऑप्शन बता रहे हैं। श्यानता कम, श्यानता देखो अगर कह रहा रेनॉल्ड संख्या का मान अधिक है, रेनॉल्ड संख्या का मान अधिक है तो अधिक कब होगा, या तो भैया श्यानता कम हो, ठीक है, श्यानता कम हो, अगर श्यानता कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, या डेंसिटी ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो तब भी क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। यहां पर डेंसिटी ज्यादा तो लिखा नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी कम जरूर लिखा है, तो विस्कोसिटी कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। जगदीश यादव, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और बताओ, धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड नंबर, धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड नंबर का मान कहां से कहां तक होता है। तो 0 से लेकर के 2000 तक अगर रेनॉल्ड नंबर है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर 2000 से 3000 के बीच है तो क्या होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, अस्थायी प्रवाह होता है। याद रखना, अस्थायी प्रवाह होता है, अनस्टेबल फ्लो कहलाएगा। और मोर देन 3000 अगर है तो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, तब इसको कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। क्या कहते हैं, तब विक्षुब्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 0 से 2000 के बीच होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, 2000 से 3000 के बीच होगा तो भैया अनस्टेबल फ्लो, 3000 से ज्यादा हो जाएगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा। इसका खैर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला बताइए। ताप बढ़ाने पर, देखो श्यानता शब्द का उपयोग जो होता है गैसों और द्रवों के लिए होता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। द्रव में श्यानता का जो कारण होता है ना वो ससंजक बल होता है, और गैसों में श्यानता का जो कारण होता है वो विसरण होता है। तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है, ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है, द्रव की घटती है और गैस की बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी और गैस की इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद लास्ट सवाल है आपके सामने,
लास्ट क्वेश्चन है अगला, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। आदर्श द्रव, आदर्श तरल की अगर बात करें तो आदर्श द्रव के अंदर दो गुण पाए जाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी भी 0 होती है और विस्कोसिटी भी 0 होती है ना। ऐसा द्रव जिसकी कंप्रेसिबिलिटी भी 0 हो, संपीड्यता 0 हो और विस्कोसिटी भी 0 हो, श्यानता भी 0 हो, उसको कहते हैं आइडियल लिक्विड। क्या बोलते हैं? आइडियल लिक्विड कहते हैं, आदर्श द्रव बोला जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आदर्श तरल के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर पूछा गया है, श्यानता गुणांक पूछा गया है, जब कोई विस्कोसिटी ही नहीं होगी तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? अमित कुमार गलत हो गया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तो देखा है। इसके बाद अगली क्लास में, अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग देखेंगे। काफी बेहतरीन सवाल आगे भी आपको मिलेंगे और बता दिया जाएगा। अगली क्लास की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सभी को गुड नाइट, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइए। सभी को गुड नाइट, ठीक है बच्चों, और बाकी पढ़ते रहिए, लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए। जिन जिन चैप्टर से सारे क्वेश्चंस लिए हैं उन चैप्टर्स को एक बार सरसरी नजर से रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। रिवीजन जितना करते रहेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। जरूरी है रिवाइज करना, रिवीजन मस्ट है, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है ना। चलिए, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, ठीक है बच्चों। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, सभी को गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद बच्चों। प्रदीप त्रिवेदी पूछ रहे हैं सर आपका न्यू बैच कब ओपन होगा? न्यू बैच बेटा जो है आपका, वही मान चलिए होली के बाद नया बैच स्टार्ट होगा, होली के बाद नया बैच स्टार्ट होगा।